हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको केस स्टडीज़ का सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। एक पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्वो लिमिटेड टारगेट इज़ टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ। कि वॉल्वो लिमिटेड को 10,000 शर्ट्स बनानी है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹100 पर शर्ट। और उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए एक शर्ट को बनाने की? 100। प्रोडक्शन मैनेजर ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है और उसने जो ये शर्ट बनाई है वो कितनी कॉस्ट पे बनाई है? ₹90 की कॉस्ट पे बनाई है। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज़ इफेक्टिव? आपको बताना है कि प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है। तो अब यहाँ पे वर्ड आया आपका इफेक्टिव। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, 2 टर्म एक्सप्लेन की थी। एक था वर्ड इफेक्टिव, एक था आपका एफिशिएंट। एफिशिएंट में हम कॉस्ट को देखते हैं कि कॉस्ट कितनी लगी, और इफेक्टिव में हम किसको ध्यान में रखते हैं? टाइम को ध्यान में रखते हैं। अगर आप यहाँ देखो, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, टाइम पर किया है, लिखा हुआ है अचीव इस टारगेट। तो जब टारगेट टाइम पर अचीव कर लिया जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो मैनेजर इफेक्टिव है। तो आप कह सकते हो यस, उसने कहा ना गिव वन रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये क्या बताओगे? यस, प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव बिकॉज ही हैज़ कंप्लीटेड हिज टारगेट विद इन द टाइम लिमिट। अगर वो यहाँ पे पूछ लेते कि वो एफिशिएंट है तो आप कह सकते थे हाँ वो एफिशिएंट भी है, क्योंकि टारगेट था 100 पर शर्ट कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन उसने टारगेट भी 90 पर कॉस्ट पे अचीव कर लिया। तो वो इफेक्टिव भी है क्योंकि उसने टाइम पर टास्क पूरा किया। अगर यहाँ पे पूछा जाता है एफिशिएंट है तो भी आप क्या बोलते हैं? यस बोल देते हैं, राइट। तो आप इसमें आंसर राइट कर सकते हैं। और अगर आपको इनके क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी चाहिए तो आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूंगी। फिर भी मैं आपको लास्ट में इसकी फ़ोटो क्लिक करके भी दे दूंगी, लेकिन आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। केस नंबर 2, हीरो लिमिटेड टारगेट इज़ टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट। इसमें हीरो लिमिटेड को भी 10,000 शर्ट्स बनानी है और एक शर्ट की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 150 आनी चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट। तो यहाँ पे उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम पर अचीव कर लिया एट ए कॉस्ट ऑफ 160। अब यहाँ देखो, कॉस्ट का टारगेट कितना रखा हुआ था? 150, और उसने अचीव कितने पे किया है? 160 पे किया है। लेकिन अब उसकी कॉस्ट ज़्यादा जा रही है, यानी कि टाइम पर पूरा हुआ। वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। डू यू थिंक प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? इफेक्टिव में हम किसको ध्यान रखते हैं? टाइम पर काम पूरा हुआ है या नहीं। तो आप देख रहे हो काम टाइम पर हुआ है तो कहोगे यस, प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव इन हिज वर्क बिकॉज ही वॉज एबल टू कंप्लीट हिज टारगेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, राइट। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछा था एफिशिएंट है तो यहाँ पे एफिशिएंट के लिए आप क्या लिखते हैं? नो, राइट। चलिए नेक्स्ट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट में कहा हुआ है योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो क्या है? डायरेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? अब देखो यहाँ बात हो रही है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप रिमाइंड करें लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं? 3 होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। तो आपको मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि टॉप, मिडल और लोअर लेवल होते हैं। टॉप लेवल में कौन आते हैं? जितने भी डायरेक्टर होते हैं वो आते हैं, प्लस में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल डायरेक्टर। मिडल के अंदर क्या आता है? जितने भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डिपार्टमेंट के मैनेजर, वो इसके अंदर आते हैं। लोअर लेवल में कौन आता है? सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर। अगर आपने ये टॉपिक्स पहले कंसेप्ट्स नहीं कर रखे हैं तो पहले आप इन टॉपिक्स की वीडियो देखो, तब आप केस स्टडीज़ करो, आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो ग्रैंडफादर हैं, डायरेक्टर हैं, वो किस लेवल पर काम कर रहे थे। तो डायरेक्टर हमारा कौन से लेवल में आता है? टॉप लेवल में। तो आप बता सकते हैं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड एट दिस लेवल। स्टेट वन फंक्शन।
और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसमें से सिर्फ आपको एक फंक्शन बताना है। तो आपको पता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, गोल्स का डिसाइड करती है या फिर पॉलिसीज भी फ्रेम करती है। उनके 3 मेन फंक्शन होते हैं टॉप लेवल के, गोल्स डिसाइड करना प्लस पॉलिसीज को बनाना एंड थर्ड आप कह सकते हो कंट्रोलिंग करना। ठीक है, तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक फंक्शन राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इज मैनेजमेंट कंसर्न्ड ओनली विद डूइंग द राइट टास्क। देखो जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है इज, एम, आर, वाज, वर, तो आपको आंसर जो है यस या नो में देना होता है। क्या बताना है, मैनेजमेंट कंसर्न्ड है ओनली विद डूइंग द राइट टास्क, सिर्फ ठीक काम को करने से कंसर्न्ड है, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट। मतलब सिर्फ क्या उसको काम पूरा करना चाहिए ठीक टाइम पर और सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए, लेकिन किसको ध्यान ना रखें, अगर वो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन यानी कि इसको इग्नोर करके, कॉस्ट बेनिफिट को इग्नोर करके, यानी कहने का मतलब हुआ कॉस्ट कितनी भी आ जाए, काम अगर पूरा हो जाए तो क्या मैनेजमेंट सिर्फ उसी के बारे में सोचती है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो मैनेजर है वो कैसा होना चाहिए, मैनेजर इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। अगर वो सिर्फ काम पूरा कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, अगर काम पूरा करते हैं तो वो क्या होते हैं, इफेक्टिव। अगर कॉस्ट का भी ध्यान रखते हैं तो क्या होते हैं, वो एफिशिएंट होते हैं। और मैनेजर को ये क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो आप कहोगे मैनेजमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो इससे भी रिलेटेड है। तो आप आंसर में ये बताएंगे कि नो, मैनेजमेंट इज नॉट concerned only with the right doing thing, completing activities, but it also take into consideration of cost benefit, कि वो इसका भी ध्यान में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट केस स्टडी 5। साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे अब इसमें क्या बताया हुआ है, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपको ध्यान हो, हमने साइंस की फीचर्स पढ़ी थी, उसमें ये पहली फीचर थी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ, यानी कि साइंस की अपनी ओन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल होते हैं, और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, और ये जो लॉ होते हैं सब जगह पे अप्लाई होते हैं। ये साइंस की 3 फीचर हैं, राइट। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है एंड स्टेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट दैट एस्टेब्लिश इट एज ए साइन। देखो यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं कि आपको इस स्टेटमेंट के बेस पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर एक्सप्लेन की गई हैं और जिसके बेस पे हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको साइंस की तीनों फीचर्स का पता होना चाहिए और वैसे हेड पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, आइडेंटिफाई करोगे। फर्स्ट फीचर क्या हुई, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड क्या हुई आपकी, सर्टेन जनरल ट्रूथ, जिसको आप कह सकते हैं ओन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। एंड थर्ड आपका आ जाएगा यहाँ पे लिखा ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, यानी कि ये सब जगह पे अप्लाई होते हैं, जिसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि साइंस के जो रूल है वो सब जगह पे अप्लाई होते हैं। तो पहले आप ये तीनों फीचर्स बताओगे, फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। अगर मैनेजमेंट एज ए साइंस का टॉपिक मैंने आपको पहले जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि जो साइंस की 3 फीचर हैं, फर्स्ट सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी क्या होती है, मैनेजमेंट के अंदर आती है, क्योंकि जैसे हमें एक प्रोसेस वाइज साइंस के करने के लिए डिग्री चाहिए होती है, ठीक इसी तरह से हमें मैनेजमेंट की भी डिग्री के लिए कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है। ठीक इसी तरह से इसके अंदर जो थ्योरीज बनती हैं वो भी किसके ऊपर बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। तो इस बेस पे भी क्या है, मैनेजमेंट एक साइंस है।
इस बेस पे भी मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी के बेस पे मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस के लॉ हर जगह पर, जैसे आप कहते हो न्यूटन का लॉ सब जगह पे अप्लाई होता है, लेकिन मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, जो आपकी थ्योरीज हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों फीचर के बेस पे मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन इसके बेस पे मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट एक साइंस है बट इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आदर्शिला विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट को बोलते हैं, ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेज टीम बिल्डिंग। वो स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं और टीम बिल्डिंग में विश्वास करते हैं, यानी कि टीम वर्क में बिलीव करते हैं, थ्रू ए मिक्स ऑफ करिकुलर, को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की हेल्प से। ऑन इट्स फाउंडर्स डे, फाउंडर डे होता है जिस दिन ये विद्यालय बना था, उसके मतलब जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उनकी सालगिरह होती है। उस दिन क्या हुआ, स्टेज परफॉर्मेंस की गई। अ कमिटी ऑफ 10 परफेक्ट्स मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो 10 एक्सपर्ट्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन। उन्होंने 10 एक्सपर्ट्स ने क्या किया, फंक्शन की प्लानिंग की। जब आप केस स्टडीज करते हो, एक तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक बार उसको आप रीड जरूर किया करो। जैसे क्वेश्चन में इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं ए और बी पार्ट में, तो एक बार इसको आप माइंड में रख लो कि जब आप क्वेश्चन रीड करो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर साथ साथ फाइंड आउट भी करें। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इस पैराग्राफ को रीड करके आपको क्या निकालना है, एक तो आपको मैनेजमेंट की 3 फीचर्स बतानी है जो इस पैराग्राफ में बताई हुई हैं। आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज़ जो होती हैं, हमें ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे 2 काम किए गए हैं जिससे समाज को बेनिफिट हो रहा है, तो आपको वो वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है। तो अब हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेज टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ करिकुलर, कोकरिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। और फाउंडर डे पे इन्होंने क्या किया था, एक स्टेज परफॉर्मेंस की, उसके लिए एक फंक्शन 10 परफेक्ट्स लोगों ने प्लानिंग की थी। दे ऑल डिसाइडेड टू यूज़ रिसाइकिल्ड पेपर फॉर डेकोरेशन। अब जो प्लानिंग के लिए डेकोरेशन करनी थी उसके लिए इन्होंने किसका यूज़ किया, रिसाइकिल किया पेपर को, यानी कि जो वेस्ट पेपर होते हैं उन्हीं का यूज़ करके इन्होंने डेकोरेशन में उसको यूज़ किया। अब जब आपने यहाँ रीड किया, एक यहाँ वर्ड आपको मिला होलिस्टिक डेवलपमेंट, और आपको पता है कि जब हम किसी स्टूडेंट की या किसी भी पर्सन की हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं तो वो क्या है, एक सोशल वैल्यू है, समाज का विकास हो रहा है। तो ये सोशल वैल्यू है, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ बतानी थी। एक वैल्यू आपको मिली होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या वर्ड आया, टीम बिल्डिंग, जिसको मैंने आपको बताया था टीम वर्क। टीम बिल्डिंग मतलब टीम में मिलकर काम करना, यानी कि जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो उससे टीम बिल्डिंग की स्पिरिट आती है। तो ये भी क्या है, एक सोशल वैल्यू है। तीसरा इसके अंदर क्या किया गया कि इन्वायरमेंट के अंदर रिसाइकिल किया गया पेपर को, यानी कि पुराने पेपर को यूज़ किया गया, यानी कि रिसाइकिल पेपर करने से क्या होता है, पॉल्यूशन भी नहीं होगा और पेपर रीयूज हो जाएगा, तो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ बताना है, ये आपने वैल्यूज़ आपने बता दी, अब आपको फीचर्स बतानी है। अब फीचर देखते हैं क्या कहा हुआ है, एज देर वॉज ए स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी। देखो यहाँ पे उनके बीच में टीम वर्क की फीलिंग थी। अब जब टीम में लोग काम करते हैं तो उनके आपस में क्या आती है, यूनिटी आती है, मीन्स वो मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे यूनिटी एंड हारमोनी, ऑल मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो उनके बीच में क्या दिखी, जब वो मिलके काम कर रहे थे यूनिटी एंड हारमोनी थी। और यूनिटी एंड हारमोनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे थे। एंड ऑल मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर, देखो सभी ने क्या किया, एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। अब सपोर्ट कब कर रहे हैं वो,
ग्रुप में कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है जब सब मिलकर यूनिटी से काम कर रहे हैं और ग्रुप में काम कर रहे हैं, यानी कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ इस लाइन से क्लियर हो गया कि इसमें इस फीचर को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। सेकंड यहाँ पे इसने लिखा विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग्स। अब उनमें विश्वास है, आपस में एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। क्या इस चीज़ को आप देख सकते हो या सिर्फ फील कर सकते हो? आप टच करके तो देख नहीं सकते, सिर्फ इसको फील कर सकते हो। यानी कि यहाँ आपको क्या दिखा, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी दिखी, इसको बोल देते हैं हम मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो ये आपकी सेकंड फीचर हो गई। ठीक है, तो आपको लाइन भी पॉइंट आउट करके उसके सामने राइट करनी है। आप लाइन लिखेंगे और उस पहले आप फीचर लिख के जिस लाइन से आपको पता लगा वो लाइन आप शो करके दिखाएंगे। अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगी आपको। ठीक है, प्रोग्राम वाज सिस्टमेटिकली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। जब भी कोई प्लानिंग की जाती है वो कौन करता है? टॉप लेवल के पर्सन्स करते हैं। अब टॉप लेवल के पर्सन जब भी कोई प्लान करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या था? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि प्लानिंग करेंगे तो हम किसकी करेंगे? पीपल की भी करेंगे, वर्क की भी करेंगे और एक्टिविटीज़ की भी करेंगे। तो वो सब काम इसके अंदर किए गए, तो हम ये बोलते हैं इसमें इस तीसरे फीचर को भी बताया गया है, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। ठीक है, अरविंद वन ऑफ द परफेक्ट्स, यानी कि जो एक्सपर्ट्स थे उनमें से एक पर्सन था अरविंद, रियलाइज दैट अननोइंगली द ग्रुप हैड अप्लाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि ग्रुप ने जो है एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया था। वो अभी हमने किया नहीं है तो हम इसको बाद में बताएंगे। तो वाइल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम ही वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ फंक्शन। और उसने ये कहा कि वो इससे इम्प्रेस हुआ और उसने अपने फादर को बोला कि हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई टू द सेम प्रिंसिपल इन बिजनेस। हिज फादर रिप्लाइड दैट ही वॉज ऑलरेडी यूजिंग दिस प्रिंसिपल। अब देखो उन्होंने फील किया, अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने फादर को भी इस चीज़ को फॉलो करने के लिए कहा। तो हमने यहाँ पे तीनों फीचर्स भी बताए और वैल्यूज़ भी बताई। देखो अब इसका आंसर क्या है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में एक तो आपने बताया मैनेजमेंट इज ए परवेसिव। अब ये फीचर आपको कहाँ से मिली? जब देखो अनिल ने, अरविंद था, अरविंद परफेक्ट्स में था, उसने ये महसूस किया कि वो एक रूल फॉलो कर रहे थे, एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे। उस प्रिंसिपल को उसने अपने फादर को भी अप्लाई करने के लिए कहा। यानी कि जो प्रिंसिपल हैं किसके? मैनेजमेंट के, वो हर जगह पर अप्लाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं है वो किसी एक बिजनेस में हो सकते हैं, हर जगह पर हो सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज परवेसिव। तो इसमें इस फीचर को भी एक्सप्लेन किया गया है। तो मैनेजमेंट इज ए परवेसिव, इसके लिए आपने ये लाइन लिखनी है, ही आस्क्ड हिज फादर टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन हिज बिजनेस। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, इसके लिए आपको मैंने लाइन बताई थी, देयर वॉज ए स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी एंड ऑल मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग्स। ये बता दोगे। नेक्स्ट आता है, इसमें आपने ये भी कहा था प्रोग्राम वाज सिस्टमेटिकली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। इस लाइन से आपको क्या पता लगा? ये पता लगा कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल वर्क है, ये यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। और इसी के साथ एक फीचर और भी आ जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम को प्लान किया गया, सब ने मिलकर प्लान किया, और प्लान किया है तो इसका मतलब गोल्स भी डिसाइड किए थे, तो ये गोल ओरिएंटेड में भी आ जाएगा सेम लाइन। और इंटेंजिबल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप क्या बता दोगे? इंटेंजिबल के अंदर यहाँ पे विद ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग्स, राइट। अब उसके बाद वैल्यूज में कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड टीम वर्क। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आशुतोष गोयंका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स। ठीक है, आशुतोष गोयंका इस कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है एयर प्योरीफायर्स। ही फाउंड दैट प्रॉफिट्स हैड स्टार्ट डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है कम हो रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 6 months।
प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। और आपको पता है कि प्रॉफिट जो है सर्वाइवल, यानी कि अगर बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है। सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की। बिजनेस एनवायरनमेंट उसने देखा कि हमारे जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्टडी मतलब वो अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, एंड टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर दिस डिक्लाइन। तो ये पता करना चाहा इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करके कि क्या रीज़न है इस प्रॉफिट के डिक्लाइन होने का। तो इसके बेस पे आपको बताना है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है। आपको पता है 3 लेवल हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। लेकिन अब आपको ये बताना है जो आशुतोष हैं वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? लोअर लेवल और मिडल लेवल के तो पर्सन करेंगे ही नहीं। इट मीन्स आशुतोष जो हैं किसी टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, मीन्स वो बिजनेस के कुछ चेयरमैन या प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तभी तो वो इसकी स्टडी कर रहे हैं कि प्रॉफिट कम क्यों है। नहीं तो वर्कर्स वगैरह तो इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है। तो आप क्या बताओगे कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं? टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। स्टेट 3 अदर फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। अब आशुतोष गोयनका टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं और आपको टॉप लेवल पे के जो 3 फंक्शंस होते हैं वो बताने। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि वो पॉलिसीज फ्रेम करेगा, नई पॉलिसी बनाएगा, सेकेंडली कंट्रोलिंग कर सकता है, एंड टॉप लेवल का तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है? गोल डिसाइड करना और एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना भी हो सकता है। तो आपको जैसे ही ये पता लगेगा कि वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है, उसके 3 फंक्शंस जो आपने लर्न किए होंगे वो आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, केस नंबर 8। ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड। उसने ज्वाइन की है AMV लिमिटेड को, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग। अब हम एक बार नीचे पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। एक तो आपको लेवल फाइंड आउट करना है कि ऋषितोष मुखर्जी किस लेवल पे काम कर रहा है। दूसरा आपको 3 फंक्शंस बताने हैं जो ऋषितोष को इस लेवल पे करने होंगे। तो सबसे पहले हमें लेवल फाइंड आउट होगा, तभी तो हम उसके फंक्शन बताएंगे। तो रीड करते हैं कि वो कहाँ पे ज्वाइन AMV लिमिटेड में कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स की कंपनी है। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ्ड। कि देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है हिज डिपार्टमेंट। अब देखिए आशुतोष को इसका मतलब डिपार्टमेंट मिला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब टॉप लेवल में आते हैं डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाते हैं सारे उसमें, ठीक है। लेकिन मिडिल लेवल में क्या आते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। जैसे कोई 2 या 3 प्रोडक्ट बना दिए तो उनको डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऋषितोष जो है उसी डिपार्टमेंट के क्या है? हेड हैं, ठीक है ना। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ, कि उनके डिपार्टमेंट में स्टाफ कम है और अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 2 डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, देखो आप इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि एक कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट 1 कर रहा है, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3। अब तीनों डिपार्टमेंट को अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना डिपार्टमेंट का ध्यान रखना है। लेकिन डिपार्टमेंट्स को आपस में क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन मीन्स उनको इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है जो अचीव नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे जो है ऋषितोष यही बता रहे हैं कि उनका जो डिपार्टमेंट है उसमें स्टाफ कम है और अदर डिपार्टमेंट्स में जो है वो जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उसके डिपार्टमेंट के साथ स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऑफ द organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved. इसलिए उसने इंश्योर किया कि मैं अपने डिपार्टमेंट में क्या करूँगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी वो लाऊंगा एंड
कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स इज इम्प्रूव, और अदर डिपार्टमेंट के साथ क्या करूंगा, कोऑपरेशन को भी इम्प्रूव करूंगा, यानी कि उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन को बना के रखूंगा। अब यहाँ देखो, अब आपको ये बताना था कि ऋषितोष किस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो एज ए डिपार्टमेंटल हेड्स के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनका कौन सा लेवल हो गया, मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल पे वो क्या काम करेंगे, अब आपको क्या पता होना चाहिए, मिडिल लेवल के फंक्शंस पता होने चाहिए। अब मिडिल लेवल पे फंक्शंस क्या होते हैं, जो पॉलिसीज टॉप लेवल पे बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, इंटरप्रेट करना, प्लस में एम्प्लॉयज़ को क्या करना, मोटिवेट करना, और डिपार्टमेंट के बीच में क्या बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना। वो इन्हीं कामों को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं अपना आंसर। आंसर क्या हुआ आपका, मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल पे फंक्शंस क्या होते हैं, इंटरप्रेट द पॉलिसीज, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई उनको इंटरप्रेट करना, यानी कि एक्सप्लेन करना अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को। और दूसरा, नेसेसरी रिक्वायर्ड स्टाफ की अरेंजमेंट करना। और तीसरा क्या कह सकते हैं, मोटिवेट करना। एंड फोर्थ कह सकते हैं कोऑपरेट करना अदर डिपार्टमेंट के साथ, टू कोऑपरेट एंड टू कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी आपकी आती है 9। मेगा लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। पहले साल में, मतलब जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, रिवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है सिर्फ उनके खर्चे निकल रहे हैं, टू मीट इट्स कॉस्ट, टू इंक्रीज द रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी एनालाइज द रीजंस ऑफ लेस रिवेन्यू। उन्होंने रीजंस का फाइंड आउट किया कि क्यों इतने रिवेन्यू कम हो रहे हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द कंपनी डिसाइडेड टू reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area। कि वो क्या करेगी, लेबर कोस्ट को, क्योंकि देखो उनकी रिवेन्यू कम थी, अब रिवेन्यू जो है उसको इंक्रीज करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कोस्ट को घटाना पड़ेगा। तो उन्होंने लेबर कोस्ट को घटाने के लिए क्या किया कि वो शिफ्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कहाँ पे, बैकवर्ड एरिया में, वेयर लेबर वाज अवेलेबल एट वेरी लो रेट। अब देखो जब लेबर हमें सस्ते मिल जाएंगे तो हमारी लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो उन्होंने ये डिसाइड किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स, कि वो क्या बनाएंगे, सोलर वाटर हीटर बनाएंगे, एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। और किसकी प्रोडक्शन को बंद करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर्स की प्रोडक्शन को बंद करेंगे। दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क, इससे एक तो क्या होगा, रिस्क भी कम होगा, एंड बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव्स टू, और दूसरे ऑब्जेक्टिव भी पूरे होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है और आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें एक तो आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड स्टेट एनी 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज बतानी है। मैंने अभी आपको बताया था कि वैल्यूज वो होती हैं जिसमें हम किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। तो अब इसमें जो है सबसे पहला क्या काम हुआ था, लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए उस यूनिट को कहाँ लेके गए थे, बैकवर्ड एरिया में। अब बैकवर्ड एरिया में लेके गए तो बैकवर्ड एरिया को लोगों को काम मिलेगा। तो यहाँ पे एक सोशल वैल्यू ये हुई, आप कह सकते हो प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा यहाँ पे सोलर वाटर हीटर्स का यूज़ हुआ है, किसके लिए, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ ना करके सोलर वाटर हीटर का यूज़ हुआ है। इससे क्या हुआ, एक तो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पोल्यूशन ये ना हो या इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंसर्न दिखाया गया हो, तो उसको हम बोल देते हैं इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आपकी ये हो गई। आपको यही बताया था कि 2 वैल्यूज़ एक्सप्लेन करो एंड ऑब्जेक्टिव बताओ। अब ऑब्जेक्टिव देखो क्या पूरा हो रहा है, लेबर कॉस्ट क्या थी कंपनी की, ज़्यादा थी, वो कॉस्ट कम हो रही है। साथ ही साथ अब कॉस्ट जब कम हो जाएगी तो इट मीन्स कंपनी की रेवेन्यू क्या हो जाएगी,
अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। देखो अगर एक पे 10 रुपये की कॉस्ट आ रही थी, अब 8 रुपये कॉस्ट आ रही है, तो 2 रुपये क्या होंगे, कंपनी को फ़ायदा होगा। तो कंपनी के कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे हैं। तो आंसर में देखिए आप क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है कौन सा डिस्कस किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपने पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि इसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। फर्स्ट आता है आपका प्रॉफिट, सेकंड आता है आपका सर्वाइवल, एंड थर्ड आता है ग्रोथ। वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे, और वैल्यूज आप यही बताओगे, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको हमने यूज़ किया है। तो आज के लिए आपका इतना काम सफिशिएंट है। आप इन केस स्टडीज़ को रिवाइज करें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलें। जल्दी ही मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप इसको पूरी ज़रूर देखेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।